गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले कि अपने वीडियो में जो कि जीवन की उत्पत्ति के ओपेरिन के सिद्धांत से संबंधित था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति में दो चीज़ों के क्रमिक विकास के द्वारा जीवन की उत्पत्ति को परिभाषित किया। उसने कहा कि क्रमिक रासायनिक विकास के द्वारा और क्रमिक जैविक विकास के द्वारा जीवन की उत्पत्ति संभव हुई, और उसने अपने सिद्धांत को 8 चरणों में बांटा था, जिसमें से 4 चरण रासायनिक विकास से संबंधित थे और अंतिम 4 चरण जैविक विकास से संबंधित थे। मैं आपको प्रथम 4 चरण पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आदिकालीन पृथ्वी का वातावरण था, कैसे उसके धीरे धीरे ठंडे होने पर अणु अवस्था में पृथ्वी पहुंची और उसके बाद फिर क्रमशः संघनन के फलस्वरूप पृथ्वी के वातावरण के निरंतर ठंडे होने से पहले अकार्बनिक पदार्थ और उससे फिर सरल कार्बनिक पदार्थों का विकास हुआ और फिर सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का विकास हुआ, और इस तरह से जीवन की संभावना की ओर शनै शनै पृथ्वी अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। आज मैं आपको ओपेरिन के सिद्धांत के समर्थन में एक जो पुष्ट प्रमाण मिला था एक प्रयोग के द्वारा, उस प्रयोग के संबंध में आपको समझाऊंगा। और वो प्रयोग किया गया था 2 महान वैज्ञानिकों के द्वारा, और ये 1953 में किया गया था। 1953 में ये प्रयोग किया गया था, और ये प्रयोग किया गया था 2 वैज्ञानिकों के द्वारा, जिनके नाम थे यूरे व मिलर। यूरे व मिलर ने ओपेरिन के इस व्याख्यान को या इस धारणा को पुष्ट किया कि आदिकालीन पृथ्वी में जो वातावरण था उसमें सरल कार्बनिक यौगिकों से जटिल कार्बनिक यौगिकों का विकास हुआ होगा। इस प्रयोग से ओपेरिन के क्रमिक रासायनिक विकास के द्वारा जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत को पुष्ट प्रमाण मिलता है। उन्होंने इस तरह का एक कांच का अपना यंत्र बनाया, जो आपको यहाँ पर वर्गाकार रूप में नलियों के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, ये जो फ्लास्क आपको दिखाई दे रहा है, इस फ्लास्क में उन्होंने जल रखा और स्पिरिट लैंप से उस जल को गर्म किया। उस जल के गर्म होने से वो बॉयल होने लग गया, उबलने लग गया। फिर उसकी जो वेपर्स थी, वो वेपर्स इस नली के थ्रू होते हुए ऊपर को बढ़ी, और यहाँ से फिर वो वाटर वेपर्स गई यहाँ पर इस फ्लास्क के अंदर इलेक्ट्रोड के द्वारा विद्युत चिंगारी उत्पन्न की गई। इलेक्ट्रोड के द्वारा विद्युत चिंगारी उत्पन्न करने के द्वारा आदिकालीन पृथ्वी के वातावरण को सर्जित किया गया, सिमुलेट किया गया, और यहाँ पर इस तरह से विद्युत चिंगारी के उत्पन्न होने से जल वाष्प के साथ यहाँ पर मीथेन और हाइड्रोजन व अमोनिया गैस यहाँ पर उत्पन्न हुई और मिश्रित हुई जल वाष्प से। इसके बाद ये सारा मिश्रण गैसों का जो जल वाष्प के साथ मिश्रण बना था, ये कंडेंसर से होकर गुजरा, तो वो संघनन के फलस्वरूप वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में यहाँ पर इस स्थान में एकत्र हो गया। और जब इस लिक्विड का, इस द्रव का विश्लेषण किया गया, तो पाया गया कि इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक उपस्थित थे, और पाया गया कि इसके अंदर वे कार्बनिक यौगिक कौन कौन से थे। वे कार्बनिक यौगिक पाए गए शुगर के रूप में और कुछ अमीनो अम्ल के रूप में, जैसे कि एलेनिन और ग्लाइसिन। तो इस तरह से उसने अपने सिंपल प्रयोग के द्वारा यह समझाया कि किस तरह से जल वाष्प का मिश्रण जब मीथेन गैस, अमोनिया गैस और हाइड्रोजन गैस के साथ मिलता है, तो किस तरह से संभावना होती है कार्बनिक यौगिकों के बनने की, जो कि ओपेरिन ने भी अपने सिद्धांत में बताया था कि सरल कार्बनिक यौगिकों के द्वारा किस तरह से जटिल कार्बनिक यौगिकों का विकास हुआ। तो इस तरह से एक बहुत ही पुष्ट प्रमाण इस यूरे व मिलर के प्रयोग के द्वारा मिलता है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी यह अति महत्वपूर्ण है। तो ये तो हुई ओपेरिन के प्रयोग की जो वैज्ञानिक प्रामाणिकता है, उसके संबंध में ये प्रयोग था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो अंतिम 4 चरण जो ओपेरिन के सिद्धांत के थे, वे 4 चरण
कौन कौन से थे और उन 4 चरणों के द्वारा जो जैव विकास हुआ उस जैव विकास के द्वारा किस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई। तो प्रथम 4 चरण के बाद अब हम अंतिम जो 4 चरण हैं उन पे चर्चा करेंगे, यानी 5वें चरण से मैं यहाँ पर आरंभ करूँगा। 5वां चरण जो है वो था विषाणु की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ वायरसेस। आप अगर वायरस की संरचना पे गौर करें तो वायरस को कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन के कण। वायरस पूरी तरह कोशिका विहीन न्यूक्लियोप्रोटीन के कण होते हैं, इसलिए इसको हम अकोशिकीय न्यूक्लियोप्रोटीन के कण भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कोशिका नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती, कोई जीव द्रव्य इनमें नहीं पाया जाता। ये मात्र न्यूक्लियोप्रोटीन के कण होते हैं। इनमें बाहर जो है प्रोटीन का खोल होता है, प्रोटीन कोट, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और उसके अंदर जो है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में या तो डीएनए पाया जाता है या किसी किसी वायरसेस में आरएनए पाया जाता है। अर्थात न्यूक्लियोप्रोटीन ही वो प्रथम जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसके द्वारा जीवन की संभावना बनती है। और वायरस जो उत्पन्न हुए वे न्यूक्लियोप्रोटीन से उत्पन्न हुए। इससे पहले के चरण में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के आपस में मिलने से न्यूक्लियोप्रोटीन का जन्म हुआ। या तो डीएनए मिला या आरएनए मिला प्रोटीन के साथ और न्यूक्लियोप्रोटीन बनी। तो ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन के कण थे यही आगे चलकर वायरस के रूप में विकसित हुए और प्रारंभिक जीव वायरस के समान ही पाए जाते थे, क्योंकि वायरस में एक क्षमता होती है गुणन की। हालांकि उसमें इसके अतिरिक्त जीवन का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता, लेकिन उनमें जो ये गुणन की क्षमता पाई जाती है ये किसी भी सजीव कोशिका के अंदर, किसी भी पोषक कोशिका के अंदर, होस्ट सेल के अंदर घुसकर जनन करने लगते हैं या मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं। इससे इनको जो है जीवित माना जाता है। हालांकि पूर्णतः जीवित भी नहीं माना जाता है, जीवित और निर्जीव के बीच की इसको कड़ी माना जाता है। तो बहरहाल इस तरह से उन्होंने बताया कि न्यूक्लियोप्रोटीन के विकास के कारण जो है फिर वायरस जैसे जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई और ये वायरस जैसे जीवों में ही कालांतर में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए और फिर इससे अन्य जीवों की उत्पत्ति हुई। इससे पूर्व उसने एक और विशिष्ट सिद्धांत दिया ओपेरिन ने, और वो सिद्धांत था कोएसरवेट की उत्पत्ति। कोएसरवेट की उत्पत्ति। कोएसरवेट उसने एक टर्म दिया उस समय के आदि पृथ्वी के समुद्र में जटिल कोलाइडी तंत्रों के जटिल कोलाइडी तंत्र जो गुणन प्रदर्शित करते थे। कोएसरवेट का उसने एक कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया कि न्यूक्लियोप्रोटीन के बनने के दौरान ही एक प्रकार के जटिल कोलाइडी तंत्र पृथ्वी के समुद्र में विकसित हुए और ये जटिल कोलाइडी तंत्र उसने उनको कोएसरवेट नाम दिया। ये जटिल कोलाइडी तंत्र आपस में मिलकर इन्होंने ऐसे कोशिका से पूर्व के कुछ ऐसे तंत्र विकसित किए जो कोशिका से मिलते जुलते थे और उसमें गुणन की भी क्षमता पाई जाती थी। हालांकि कोएसरवेट को वैज्ञानिकों ने सिद्ध नहीं कर पाया, इसलिए कोएसरवेट का जो ये परिकल्पना थी, कोएसरवेट का जो ये सिद्धांत था, ये ओपेरिन तक ही सीमित रहा। आगे जो है इसको पुष्ट प्रमाण नहीं मिल पाए।
हालांकि इसकी जानकारी होना आपको ज़रूरी है कि कोइसरवेट क्या थे। तो आदिकालीन पृथ्वी के समुद्र में जीवन की उत्पत्ति के दौरान कुछ जटिल कोलाडी तंत्र, जटिल जलीय कोलाडी तंत्र जो विकसित हुए, जो कि गुणन की क्षमता को प्रदर्शित करते थे और जिसमें झिल्ली के समान तंत्र भी पाए जाते थे जो कि कोशिका झिल्ली के समतुल्य थे, उनको ओपेरन ने कोइसरवेट नाम दिया। बहरहाल आज के दौर में तो कोइसरवेट के कॉन्सेप्ट को अस्वीकार किया गया और न्यूक्लियोप्रोटीन से विषाणु की उत्पत्ति हुई, केवल इसी चीज़ को माना गया। इसके बाद अब हम चलते हैं इसके छठे चरण में। छठे चरण में फिर बात कुछ आगे बढ़ी और प्रोकैरियोटिक जीवों का जन्म होगा या प्रोकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति। इससे पहले तो जो विषाणु थे, विषाणु में कोशिका का अभाव था, ये अकोशिकीय कण होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन के। इसके पश्चात जो है विकसित होते होते विकास के कई चरणों को दौर को पार करते करते अब प्रोकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई, जिसमें कि बाहर से कोशिका भित्ति, उसके पश्चात कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, उसके पश्चात कोशिका द्रव्य, और उसके पश्चात डीएनए या आरएनए के रूप में आनुवंशिक पदार्थ यहाँ पर पाया गया, विकसित हुआ। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति विशेष प्रकार के तंत्रों के और विशेष प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के आपस में बॉन्डिंग के कारण जो जीव द्रव्य के विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ हैं उनका जन्म हुआ और उसके पश्चात फिर कोशिका विकसित हुई। आदिकालीन कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका थी जिसमें कि अविकसित केंद्रक था, उसमें केंद्रक के स्थान पर मात्र डीएनए का एक अणु पाया गया। आज के दौर में प्रोकैरियोटिक जीव आप जानते हैं जीवाणु और नीले हरे शैवाल के रूप में, जो कि जगत मोनेरा में शामिल किए गए हैं। इसके पश्चात सातवें चरण में हम चलते हैं। सातवें चरण में फिर स्वपोषण की उत्पत्ति हुई। स्वपोषण यानी अपना भोजन स्वयं बनाना। अब कोशिकाओं को सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो अपना पोषण कैसे प्राप्त करेंगे। पहले तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी उसमें स्वपोषण का अभाव था। इसके पश्चात जो है फिर स्वपोषण की उनके अंदर जो है तंत्र विकसित हुए। स्वपोषण के तंत्र विकसित होने में सर्वप्रथम उनके अंदर जो स्वपोषण की विधि विकसित हुई वो थी रासायनिक संश्लेषण के द्वारा भोजन को बनाना। केमिकल सिंथेसिस, रासायनिक संश्लेषण के द्वारा प्रारंभिक प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीवों ने अपना भोजन का निर्माण किया। आज के दौर में जो गहरे समुद्र में मिलने वाले सल्फर जीवाणु पाए जाते हैं उनके अंदर ये रासायनिक संश्लेषण की विधि पाई जाती है और इसमें अधिकतर जो है H2S को जल के स्थान पर उपयोग में लाया जाता है। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में तो जल का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में, इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में, लेकिन रासायनिक संश्लेषण वाले जो सल्फर जीवाणु होते हैं वो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं। रासायनिक संश्लेषण के पश्चात फिर पर्णहरिम का संश्लेषण हुआ और पर्णहरिम का संश्लेषण होने के पश्चात अब संभावना विकसित हुई कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जीव स्वपोषण करेंगे। और ये एक क्रांतिकारी घटना थी क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश था इसमें असीमित ऊर्जा का भंडार था और सूर्य के प्रकाश को, सोलर एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में भोजन के रूप में संग्रहित करना, ये एक बहुत बड़ी स्टेप थी जीवन की उत्पत्ति की इस कहानी में, जीवन की उत्पत्ति के इस इतिहास में। तो धीरे धीरे फिर जीवों में प्रकाश संश्लेषण के रूप में स्वपोषण की उत्पत्ति हुई पर्णहरिम के संश्लेषण के द्वारा। और आप जानते हैं कि जितने भी हरे पौधे हैं साथ ही साथ कुछ जीवाणु भी, रासायनिक जीवाणु भी स्वपोषण को अभिव्यक्त करते हैं। इसके पश्चात जो अंतिम चरण था इसका आठवां चरण में हम देखेंगे कि अब जो है यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति होगी। यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति।
जीवन की उत्पत्ति की जो सबसे विकसित अवस्था थी वो थी यूकेरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति का होना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में फिर जो अनेक प्रकार के झिल्ली तंत्र पाए गए, झिल्ली तंत्र विकसित हुए और उससे जो है एक विकसित केंद्र का निर्माण हुआ और श्रम विभाजन की एक बहुत अच्छा जो है तंत्र उनके अंदर विकसित हुआ और इस तरह से एक यूकेरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई। और आप जानते हैं कि प्रथम यूकेरियोटिक जीव जगत प्रोटिस्टा के थे। तो जगत प्रोटिस्टा के जीवों का सबसे पहले जन्म हुआ होगा जो कि एक कोश के यूकेरियोटिक जीव होते हैं। उसके पश्चात फिर कवक जगत के और फिर पादप जगत के और जंतु जगत के जीवों का सृजन हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो जीवन की उत्पत्ति की कहानी है, वास्तव में ये माना जाता है कि आज से करीब 3.5 अरब वर्ष पूर्व, पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है और आज से 3.5 अरब वर्ष पूर्व जो है प्रथम जीवित कोशिका, प्रथम जीवन का आरंभ हुआ जो आदिकालीन पृथ्वी के समुद्र में। प्रथम जलीय जीवन, प्रथम जो जीव की उत्पत्ति हुई वो जल में हुई। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रमिक चरणों के द्वारा किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई और फिर पहले विषाणु की उत्पत्ति, फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति, फिर उनमें स्वपोषण की उत्पत्ति और लास्ट में फिर यूकेरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई और उससे फिर जो है ये जीवन का जो कारवां है ये आगे बढ़ता चला गया और फिर इस प्रकार से इतनी अधिक विविधता इसमें धीरे धीरे विकसित होती चली गई। आशा है आपको जीवन की उत्पत्ति से संबंधित मेरे ये व्याख्यान अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आपकी क्वेरीज़ हमेशा वेलकम है और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। बाय बाय।